हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। आज हम कवर करने वाले हैं जो बीपीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं 7 दिसंबर से। उसमें जो पार्ट 1 होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे क्लास 6 टू 8 में, और इन 30 क्वेश्चंस में से आपको 30% करना हर हाल में सही करना है कंपलसरी। मतलब 9 क्वेश्चंस आपको सही करना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर नहीं कोई कर पाता है तो उसका जो पेपर 2 है वो चेक ही नहीं होगा, मतलब पूरे की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन 1 to 5 में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करवा रहा हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम के पहले पहले 10 सेट्स इसमें के आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 10 सेट्स आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, select the most appropriate antonym of the bold word। तो टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल का आपको एंटोनिम बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपरिहार्य, अत्यावश्यक। आप देख रहे टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन में एक ऐसा रोल प्ले कर रही है, अपरिहार्य एक आवश्यक रोल प्ले कर रही है। इसके बिना जीना भी मुश्किल हो गया। आप सोच के देखिए कि बिना टेक्नोलॉजी के क्या आपका दिन पार हो सकता है? बिना मोबाइल देखे क्या आपका दिन पार हो सकता है? बिना पेन का इस्तेमाल किए क्या आप कुछ लिख सकते हैं? है तो ये सब टेक्नोलॉजी ही। तो इसका मतलब होता है अपरिहार्य या अत्यावश्यक बोल सकते हैं। ठीक है, अपरिहार्य या अत्यावश्यक बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो कम आवश्यक हो, फालतू की चीज हो। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है फालतू की चीजें। क्या फालतू मतलब कोई अनइंपॉर्टेंट चीज है, इसका ये होता है सुपरफ्लुअस। अच्छा, इसका ऑप्शन तो ये सही हो गया। अच्छा, रिलेंटलेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या? लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस। और अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब होता है? तो इसका जो मतलब होता है अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो। अगला प्रश्न है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें सब कौन सा ऐसा शब्द है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है? तो रिसीव स्पेलिंग देखने से तो आपको लग रहा है कि भाई साहब सही है, तो ये फिलहाल के लिए तो गलत है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो कमेटी की स्पेलिंग सही है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखो COMMITT ये कमेटी की सही होती है। डिज्मे भी की स्पेलिंग भी सही है, इसका मतलब होता है डिज्मे का डिज्मल। डिज्मल यानी उदास वगैरह होता है। ठीक है, उदास, ग्लूमी। अच्छा, यहाँ पर रिसीव की स्पेलिंग, अच्छा एक मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, हमेशा आप याद रखिएगा। जब भी इस तरह की स्पेलिंग्स है ना, कभी आई ई पहले लगता है, कभी ई आई पहले लगता है। तो जब सा का साउंड है ना, तो हमेशा ई पहले लगेगा, आई बाद में लगेगा। तो RECEIVE, तो देखेंगे री सी सा निकल रहा है, सा का साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पे ई पहले आना चाहिए। आप स्पेलिंग में देखोगे आई पहले, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि डिसीव, तो स्पेलिंग क्या होगी? DEC, तो CEIVE, यानी जब सा का साउंड निकलेगा तो ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। वही अच्छा एक ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें कि आई पहले आएगा, ई बाद में। जैसे कि मैं आपको ले लेता हूं बिलीव, बिलीफ, तो इसमें आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, क्योंकि लीव, ली आ रहा है, इसमें सी का साउंड आ रहा था, सा का, तो ई पहले आया, इसमें आई पहले आया। देख रहे हैं ना? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है, और ऐसे आप कभी गलती भी नहीं करते हैं। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की ओर। विच वन इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल? ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। क्या हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होता है? हाँ भाई होता है। कह रहे कौन सी चीज नहीं पाई जाती है? एक्सरे डिपार्टमेंट होता है। हेयर ड्रायर, अब हेयर ड्रायर की क्या जरूरत है भाई साहब हॉस्पिटल में? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाँ, यही चीज है जो हॉस्पिटल में नहीं पाई जाती, कोई मतलब ही नहीं है इसका। प्रश्न नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉज रनिंग लेट, मैं लेट हो रही है, मतलब आई वॉज रनिंग लेट, कोई भी है, कोई शख्स है, लेट हो रहा है या हो रही है, तो आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड ए टाइम फॉर अ शावर। किस तरह के शावर? मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत देर हो रही थी उसको, और उसके पास बहुत कम समय था शावर करने का, मतलब नहाने का कम समय था। कि कैसा, कोई बहुत जल्दी में तो कैसे नहाएगा? थोड़ा सा नहाएगा।
बहुत तेजी से नहाएगा, या फिर एकदम क्विक जल्दी से नहाएगा, तो यहाँ पे फास्ट नहीं क्विक होगा। तो यहाँ पे क्विक शावर होगा, मतलब बहुत जल्दी से नहाने का ही टाइम था, इससे ज्यादा टाइम नहीं था। ये सब सेंटेंसेस आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका पर्पस जानते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस का आपसे एग्जाम में पूछने का? केवल बीपीएससी ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आपकी जो इंग्लिश को लेकर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो मैग्नीफाई का सिनोनिम क्या होगा? मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, क्या बढ़ाना, तो एक्सपैंड का मतलब भी बढ़ाना होता है, एनहांस का मतलब भी बढ़ाना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अंडर एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? अच्छा, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एम्फेसाइज का मतलब होता है, एम्फेसिस करने का मतलब क्या होता है? किसी पे दबाव डालना, जोर डालना। तो अंडर एम्फेसाइज का, अच्छा अंडर लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर एम्फेसाइज का मतलब क्या होगा? कम दबाव देना या अल्प दबाव देना या दबाव ना देना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मिनिएचर का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है, क्षुद्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, इसका भी पर्यायवाची बताना है। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का जो मतलब होता है वो जानना चाहिए आपको। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि मैंने ये डेलिब्रेटली नहीं किया था, मतलब जानबूझ के नहीं किया था। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, क्या? जानबूझकर, ये डेलिब्रेट का मतलब होता है। जैसे में कौन सा शब्द है जो इसको बता रहा है? जानबूझ के मतलब पहले से तुमने सब कुछ सोच समझ के रखा हो, तो प्लान्ड है। हाँ, इंटेंशनल भी का मतलब भी जानबूझ के होता है कि हाँ मेरा इंटेंशन ही यही था। तो हैस्टी का मतलब होता है बहुत जल्दी, क्विक, तेज, फास्ट, है ना। तो ये तो क्विक, QUIC होता है, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ? क्विक, हाँ, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, समझ गए ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, जो आपको जो भाग 2 आने वाला है आपके एग्जाम्स में, उसमें आपका 40 नंबर का जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये ई बुक तैयार कर दी है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, कंप्यूटर जी को, ए टू जेड सारे क्वेश्चंस आपको वन लाइनर फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जो ई बुक है ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, और ये बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ई बुक होने वाली है। साथ ही हमने करंट अफेयर्स की ई बुक तैयार कर दी है, और सामान्य विज्ञान की भी ई बुक्स हमारी रेडी है, और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम में 100% सफलता चाहते हैं तो इन ई बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण, तो लक्ष्मण की वाइफ का नाम क्या था? तो लक्ष्मण की वाइफ का नाम था उर्मिला, है ना। बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, आएंगे। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन, मतलब भारत इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है? तो 15 अगस्त को। फिर कहोगे सर इतनी इजी, मैं फिर से बोलूंगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ही आपसे पेपर ये वाला लिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर देखेंगे, मुदित महीपति मंदिर 3 बार मां की आवृत्ति हुई, सेवक सचिव सुमंत सा की आवृत्ति 3 बार हुई, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और अगर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती तो वहां पर यमक अलंकार होता, और उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे कि हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि में गए, हरि हो गए उदास, तो ये यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? देखिए, बेसिकली रस जो है ना, रस की संख्या हम लोग 9 मानते हैं, ठीक है। 9 हम लोग मान के चलते हैं, और 9 ही रस हैं। कहीं कहीं पे 10 भी बताए जाते हैं, इसमें वात्सल्य रस को जोड़ दिया जाता है, लेकिन आप 9 मानिएगा। अगर एग्जाम में आप बताइएगा रस कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो स्थायी भाव भी कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है 9। मैं आपको सबके स्थायी भाव भी बता देता हूँ। इसे श्रृंगार रस का रति होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है, अद्भुत रस का विस्मय आश्चर्य होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, शांत का निर्वेद होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है। ये याद रखिएगा, डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से। शांत का निर्वेद है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बड़े अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन
नहीं है। ओहो, महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको मैं बताऊं, ये व्यंजन के प्रकार हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था घोषत्व के आधार पे सघोष और अघोष। आज प्राणत्व के आधार पे मैं आपको बता देता हूं। तो प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। क्या? महाप्राण। प्राण का मतलब होता है वायु। जिन वर्णों को बोलने में थोड़ी सी हवा ही निकले, ठीक है, उसे अल्प प्राण बोलते हैं। जिन्हें बोलने पर ज्यादा हवा निकले मुंह से, उन्हें महाप्राण बोला जाता है। अब अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो 1, 3, 5, ठीक है। इसके अलावा या, रा, ला और वा। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? 2, 4, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो शा, शा, सा, ठीक है, और ये हा, ये जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये 1 2 5, ये मैं नंबरिंग कैसे कर रहा हूं। जैसे हमारे पास होते हैं का से का वर्ग, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे का, खा, गा, घा और ये अंगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये 1 2 3 4, ठीक है। ये जो हमारे वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यहां तक लेंगे हम पूरे। और इसमें देखेंगे जो पहला और तीसरा होता है, इसको आप बोल के देखिए। और पांचवा ये क, ग, अंग, तो इसमें कम वायु निकल रही, लेकिन आप दूसरा देखिए खा, घा, तो ज्यादा वायु निकल रही, तो ये महाप्राण हो जाता है। इसके अलावा या, रा, ला, वा, ठीक है, ये भी हमारे अल्पप्राण में आते हैं। और शा, श, सा, हा, ऐसे ये जो शा, श, सा है, इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और ये जो या, रा, ला, वा है, इसको अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। लेकिन ये अल्प प्राण के अंदर आते हैं, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक दो बार जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। और जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक हिंदी का मास्टर वीडियो लेकर के आऊं, पूरी मैराथन क्लास, उसमें सारी चीजें मैं आपको एक बार में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फिलहाल के लिए देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। भरपेट शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर समास आपको निकालना है, आप सबसे पहले उसका विच्छेद करिएगा। भरपेट मतलब भाई साहब, इसके तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो भरपेट का मतलब भरपेट या पेट भर के, ठीक है, पेट भर के। तो भाई इसमें तो कुछ निकल ही नहीं रहा। तो तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास में कारक, तो कारक वारक तो है नहीं, तो भाई साहब तत्पुरुष होगा नहीं। द्विगु समास वहां होता है जहां कोई संख्यावाची शब्द हो, तो संख्यावाची भी नहीं ना। अव्ययी भाव समास है, ठीक है। जैसे कि भर क्या है, एक तरह का अव्यय है। अब मैंने आपको बताया था, जब भी कोई अव्यय हो, वो निकलेगा, निकल करके मतलब समास विग्रह करोगे, जब अव्यय आएगा तो उससे आप 2-3 शब्द और बना के देखिएगा। जैसे भरपेट, भरसक, है ना, मतलब बन रहा है, मतलब ये अव्यय है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में सारे समास को एक बार पूरी डिटेल में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। टा वर्ग का उच्चारण किया जाता है, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं अगर पर्सनली बात करूं, कि मैंने तो बचपन में इसको याद किया था, क्लास 8th में पूरा फॉर्मूला होता है इसका। तो जैसे टा वर्ग का जो होता है ना, वो होता है मूर्धन्य, ठीक है, ये मूर्धा से उत्पन्न होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऋतु रसायण मूर्धा। अब मैं आपको बताता हूँ मूर्धा से कौन कौन से वर्ण जो है निकलते हैं। तो री, फिर टा वर्ग, यानी टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है, पूरा टा वर्ग, री टू, फिर रा, फिर शा, ठीक है। ये जो वह है ऋतु रसायण मूर्धा, ये फॉर्मूला होता है। आप कहोगे तो मैं आपको कभी ना कभी बता दूंगा किसी वीडियो के अंदर, हिंदी वाले, ठीक है। इसके बाद तालव्य से आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इचु ऐसा नाम तालु होता है, तो ई, फिर चा वर्ग आता है पूरा, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है, चा वर्ग, ई, चू, या, फिर शा, ये आता है। इतने जो वर्ण होते हैं ना, ये तालु से आते हैं, तालव्य से आते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला हो जाएगा। तो ऋतु रसायण मूर्धा, इचु यशानाम तालु होता है, ठीक है। बढ़े आगे, बस इतना आप याद रखिएगा। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं हिंदी में जानने के लिए, आप एक बार उच्चारण करके देखिएगा। मूर्धा जो होती है ना, ऊपर जो हमारी जो जबान जब तालु से टकराती है, तो उसको मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मूर्धन वाला हो जाता है, ठीक है। टा,
टा। आप बोल के देखो ना, आपकी जबान ऊपर की तरफ एक चोट करेगी, टा टा टा, तो ये मूर्धन्य हो जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जो वर्ण होते हैं, ठीक है, वो ऐसे जो स्वर होते हैं उनको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। हाँ, चक्कर खा गए ना, आप सोच रहे हो ये क्या है? अब मैं बताता हूँ। देखो, जो स्वर होते हैं दरअसल वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, मतलब जो छोटे वाले होते हैं, आ, ई, उ, खत्म। ठीक है, तो 3 ही होते हैं ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ में जो जिनमें जब बड़े वाले जो दो मात्राएं आती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ठीक है, औ, ठीक है। तो ये जो है ये सब दीर्घ आते हैं। प्लुत में क्या आता है? 2 से भी ज्यादा मात्राएं लगती हैं। अब आप कहोगे सर 2 से ज्यादा मात्रा तो पल्ले नहीं पड़ रहा, जैसे भाई आप बोलते ना ओम, देर तक हम बोल रहे, सी लिखते हैं हम लोग राम, राम ऐसे लिखते हैं, ये एस बनाते हैं ना, ये आ की मात्रा होती है एक तरह से, तो राम, ये क्या क्या निकल रहा है? राम, इस तरह से निकल रहा है। तो ये प्लुत वाले स्वर होते हैं, ये दीर्घ वाले होते हैं, ये ह्रस्व वाले होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द क्या है? लो भाई, आ गया डिफिकल्ट क्वेश्चन, लग गई भाई साहब, लंका लग गई। तो देखो मैं आपको बताता हूं, एकदम बता दूंगा, भूल नहीं सकते हो आप। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग देखते रहो, चीजें मैं आपको बताता चला जाऊंगा और आपकी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। तो ये जो रचना के आधार पे जो होते हैं शब्द, वो दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन कौन से शब्द होते हैं? तो एक जो होता है वो होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक शब्द। क्या होता है? यौगिक शब्द। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है योग रूढ़ शब्द, जिसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद आप खुद ही बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको हम तोड़ दें अगर बीच से, तो उनका कोई सार्थक अर्थ निकले ही ना, जैसे कि चावल, ठीक है, घर, गुड़। आप इनको तोड़ के देखिए, तोड़ टूटेगा नहीं। चावल, क्या मतलब? वो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। यानी ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई भी सार्थक शब्द में ना टूटे, उसे हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द क्या होते हैं? जिनको हम बीच से तोड़ते हैं, दोनों का सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, विद्यालय। अब विद्या प्लस आलय यानी विद्या का घर, यानी कि स्कूल, है ना। और योग ऋण क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो टूट तो जाते हैं, लेकिन टूटने पे इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने कहा लंबोदर, मैंने कहा लंबोदर, ठीक है, मैंने कहा पीतांबर, मैंने कहा पीतांबर। लंबोदर यानी लंबे उदर वाला, मतलब गणेश जी की बात हो रही है। पीतांबर यानी पीले कपड़े वाला, यानी विष्णु जी की बात हो रही है ना। मैंने कहा नीलकंठ, नीले कंठ वाला, मतलब क्या? मतलब नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, नीले कंठ वाला, मतलब शिव जी की बात हो रही है। तो ऐसा शब्द जो टूटे, तो सार्थक शब्द में भी टूटे लेकिन उसका अर्थ बदल जाए, उसको योग ऋण शब्द बोलते हैं। समझ गए? ऋण टूटेगा नहीं, यौगिक टूटेगा तो अर्थ निकल आएगा, लेकिन योग ऋण टूटेगा तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो यहां पर देखो, पीला, तो योग ऋण पूछ रहे हैं। चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथ में, यहां पर विष्णु जी की बात हो रही है भाई साहब। अच्छा, दूध वाला, ये कौन सा शब्द है? ये यौगिक शब्द है। कौन सा है? ये यौगिक है। पीला, पीला को समझ नहीं है, मतलब टूट नहीं रहा है, तो ये ऋण शब्द है। समझ गए ना? बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? वसुधा माने पृथ्वी होता है, उर्वी माने भी होता है, भू माने भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सारे ही पर्यायवाची पृथ्वी के हैं। इसके अलावा आप जान लो, इला है, जैसे वसुधा है तो वसुंधरा भी होता है, वसुंधरा भी होता है, धरती होता है, धरणी होता है, अवनी होता है ना। ये सारे जो पर्यायवाची हैं ये पृथ्वी के होते हैं, याद रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अभी तो बताया चक्र पाणी, पीछे देख
लेकर के आए हैं हम लोग योग ऋण शब्द में। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी बोलते हैं, और चक्रपाणी मतलब कि विष्णु जी की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि चक्रपाणी में समास कौन सा है, अब आप बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो में भी बताया है। अब आप बताओ चक्रपाणी में समास कौन सा है। मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर को हर हाल में टाइप करना है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एकदम सही से समझ गए हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? तो बुढ़ापे में संज्ञा क्या है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर बुढ़ापे की बात करेंगे तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक टॉपिक आया संज्ञा, मैं आपको पूरा संज्ञा कवर कर रहा हूं। अगर आया समास तो मैं आपको पूरा समास कवर करके दे रहा हूं एक एक क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपका रिवीजन होता चला जाएगा। संज्ञा की बात करें तो एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। 3 तो ये हो गए। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो एक होता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये टोटल होते हैं 5 प्रकार की संज्ञा। इन्हें ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक शब्द दे देता है और पूछता है कि कौन सी संज्ञा है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसी पूरी जाति की बात करें, जैसे लड़की, क्या लड़की यानी पूरी लड़कियों की जाति की बात कर रहे हैं। गाय, पूरी की पूरी गाय की बिरादरी की बात हो रही है। जैसे कहा कुत्ता, यानी पूरे के पूरे कुत्ता प्रजाति की बात हो रही है। मतलब पूरी की पूरी जो प्रजाति की बात हो ना, तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक, लेकिन अब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। जैसे लड़की की बात कर रहे हैं तो हमने कहा, मान लो किसी लड़की का नाम लेते हैं जैसे कि रेखा। ठीक है। अब लड़की, कौन सी लड़की? रेखा की बात हो रही है। ठीक है। और जैसे गाय की बात करें तो कौन सी? साहिवाल गाय। ठीक है, साहिवाल गाय। ठीक है। कुत्ता है, जैसे कि कौन सी कुत्ते की बात करें तो हम लोग जॉनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जॉनी की बात कर रहे हैं। ठीक है। मान लो जातिवाचक संज्ञा मैंने कहा शहर। ठीक है, क्या? शहर। तो ये जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा लखनऊ शहर, कौन सा? लखनऊ शहर। तो ये किसकी बात हो गई? ये आ गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जब किसी व्यक्ति का नाम दे दे, किसी शहर का नाम दे दे, किसी बिल्डिंग का नाम दे दे, किसी किताब का नाम दे दे, तो वो व्यक्तिवाचक संख्या हो जाती है। भाववाचक में भावनाएं होती है, जैसे बुढ़ापा है, ईमानदारी है, गुस्सा है, प्रेम है, ये भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में क्या आ जाती है? एक ऐसी संज्ञा है जिससे कोई दूसरी चीजों का निर्माण हो सके, जैसे लोहा, चांदी, सोना, दूध। दूध से आप क्या बनाओगे? दही बनाओगे, बर्फी बनाओगे, है ना, काफी कुछ बना सकते हो। तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह में क्या होता है? ग्रुप बन जाता है, जैसे कि आर्मी हो गया, है ना, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, स्कूल में क्लास हो गया, ये सब क्या हो जाता है? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। समझ गए ना? बड़े आए। अगला प्रश्न लेते हैं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? मैंने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकालना बताया था। जब भी अगर पूछा जाए कि, तो आपको बताना है मेरा या मेरी से पूछ लीजिएगा। अगर मेरा आता है तो पुल्लिंग है, मेरी से आता है तो स्त्रीलिंग है। लेकिन यहां पर ऐसा पूछा नहीं गया, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणी होता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते थे। अगला प्रश्न लेते हैं। विद्यार्थी के लिए सही विच्छेद क्या होगा? तो विद्या नहीं, ये नहीं होगा। विद्य नहीं, ये होगा। विद्याधन अर्थी। अगर मैं पूछूं कि कौन सी संधि होगी तो आप कौन सी बताओगे? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि जब दो स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तो समान स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ में बदल जाते हैं। यानी यहां पर देखेंगे आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, विद्यार्थी। ठीक है, दीर्घ संधि होगी इसके अंदर। अब मैं आपको इसमें संधि नहीं बताने वाला हूं, किसी और टॉपिक में, किसी और क्वेश्चन में अगर संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया तब आपको पूरी संधि के बारे में बता दूंगा। खून के घूंट पीना, कौन सा विकल्प सही है? अति क्रुद्ध होना, रक्तपात करना, भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। ये ऑप्शन सबसे सुटेबल है। इसलिए कहता हूं जब भी क्वेश्चन आए ना, सारे ऑप्शंस पढ़िए, उससे पहले टिक मत करिएगा। ये भी लग रहा था लेकिन है नहीं। सही सबसे ज्यादा ये है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है। इतना मीठा चाय मैं नहीं पीती हूं, ये तो लग रहा है गलत है भाई साहब, तो ये गलत है। सही है। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, ये भी गलत है। लड़कियां आम खाती, ये गलत नहीं है। मतलब दो दो यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये तो सही है ना, तो इसको ऑप्शन में हम नहीं काउंट करेंगे। अशुद्ध की बात कर रहे हैं तो दो अशुद्ध है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है।
पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास है, यमक है, या फिर श्लेष है? तो मैं कहूंगा लाटानुप्रास है। आप कहोगे सर ये क्या है? तो देखो लाटानुप्रास क्या होता है, जब एक पूरा जो वर्डों का ग्रुप होता है, वर्ड्स का ग्रुप एक साथ है, तो देखेंगे तो का धन संचय, तो का धन संचय, यानी ऊपर के जो शब्द बदले, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो का धन संचय, यानी अंत में जो है ना एक जो शब्दों का ग्रुप है वो पूरा पूरा रिपीट हो रहा है। तो ऐसा जब होता है तो उसे लाटानुप्रास बोला जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हाँ भाई, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसमें 25 होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ व्यंजन के बारे में, लगे हाथ बता देता हूँ, सारा ध्यान से सुनिएगा, याद भी करवा दूंगा। व्यंजन, स्पेशली व्यंजन को 3 प्रकार से मैं बताता हूँ, 3 पार्ट में बांटा। जैसे कि इन्होंने कहा स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है, फिर होता है ऊष्म व्यंजन, क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, और होता है अंतस्थ व्यंजन, क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक। तो स्पर्श व्यंजन में जो होता है वो का से लेकर के मां तक आता है, क्या? का से लेकर के मां तक, कहां तक आता है? मां तक। अब देखोगे ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो एक वर्ग में 5 आते हैं, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो टोटल कितने वर्ड हो गए? 25 हो गए। यानी का से लेकर मां तक गिन डालो, पूरा 25 21 में आते हैं। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तो ये होता है शा, शा, सा और हा, यानी जिनके बोलने पर मुंह से थोड़ी सी गर्माहट या ऊष्मा निकले, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला और वा, ठीक है। तो ये होते हैं। अब कैसे याद रखोगे? का से मां तक स्पर्श करो, तो बोलो मेरे साथ, का से मां तक स्पर्श करो, यारा लावा का अंत हो गया, शा 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 हा से निकली ऊष्मा, क्या? का से मां तक स्पर्श करो, यारा लावा का अंत हो गया, और शा शा सा हा से निकली ऊष्मा, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को याद कर पाए तो यकीनन आपने सारे याद कर लिए। इसके अलावा एक और कभी कभी पूछ लेता है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं, वो होता है उच्छिप्त व्यंजन, क्या? उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन कभी कभी पूछ लेता है, और ये जब आता है तो कोई भी इसको कर नहीं पाता है, लेकिन आप कर लोगे। तो ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं 2, समझ गए ना? बढ़े आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, यशोदा का संधि विच्छेद, यशोदा नहीं होगा, यशदा नहीं होगा, यशः धन दा होगा, और अगर संधि का प्रकार पूछ लेना सीधा बता दो, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि यानी ये जो लास्ट में 2 बिंदी लगा देते हैं ना, इसको विसर्ग कहते हैं। तो ऐसी संधि को विसर्ग संधि बोला जाता है। अब हम पैसेज कर लेते हैं जल्दी से, पूरा पैसेज एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप समझ लो, उसके बाद आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक पैसेज देखने के लिए जरूर मिलेगा 5 मार्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महापुरुष जो तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेषण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर एक नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों, नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए, लेकिन और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी कुछ उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और वही किया, ठीक है, कहा भी और किया भी। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थे। इनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों, आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोग और अनुभवों का सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल की प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। अब देखते हैं, हमने इसको पढ़ लिया है, हो सकता है आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ जाए एग्जाम में, तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या आदर्शवाद, कर्मवाद या फिर समाजवाद की बात कर रहा है? मैं तो कहूंगा कर्मवाद की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई लाइंस में इन्होंने बोला है कि लोगों ने उपाय बताए, किया नहीं, लेकिन लास्ट में आपने देखा होगा तो यहाँ पर बताया है कि गांधी जी ने वो सारी चीजें किया भी, है ना। तो यहाँ पे कर्मवाद पे ज्यादा फोकस किया गया है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 27 इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, या फिर मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है, या महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया? तो मेरे हिसाब से तो ये सही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी की विशिष्टता का कारण बताया। भाई सिद्धांतों की व्याख्या तो की ही नहीं, केवल ऐसे ही छोटा मोटा सिद्धांत बता दिया, उनका व्याख्या नहीं की, मतलब ये कहने का। लेकिन गांधी जी के चरित्र की विशिष्टता जरूर बताई है कि वो जो सोचते थे वही कहते थे और वही करते थे, ये इनकी विशिष्टता थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताया पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है लाइन में कि लास्की ने उपाय बताया, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। तो ये वाला यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। उपाय तो बताया लेकिन कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? वे केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था, वे केवल आदर्शवादी थे। तो भाई सिद्धांतवादी के बारे में बताया ही नहीं, और इसमें ये जो सेंटेंस बोला है कथनी और करनी में अंतर था, तो सरासर गलत है। तो हमारे हिसाब से इसमें कोई सा भी सही नहीं होगा। दरअसल महात्मा गांधी जी की कथनी और करनी एक ही होती थी, वो जो कहते थे वही वो करते भी थे और वही वो सोचते भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, इनमें से कोई सा भी सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? स्वतः सुखाए उहापोह करना, एकांत में बैठ के सोचना, या निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। तटस्थ का मतलब ये होता है किसी का पक्ष ना लेना, तो निष्पक्ष होकर सोचना, यानी अगर किसी के विषय में सोचा जा रहा है तो दोनों ही पक्षों पर विचार करना, किसी का भी पक्षपात ना करना, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आज का हमारा 30वां प्रश्न। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक प्रश्न मैं आपको दे करके जा रहा हूं, आप बताइएगा कि जो वाह है ना, वाह ये किस तरह का व्यंजन है? ठीक है, वाह किस तरह का व्यंजन है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या ये स्पर्श व्यंजन है? क्या ये ऊष्म व्यंजन है? क्या ये अंतस्थ व्यंजन है? ठीक है, क्या ये उत्क्षिप्त व्यंजन है? ठीक है, क्या ये उत्क्षिप्त व्यंजन है? ठीक है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे जरूर बताइएगा कि वाह किस तरह का व्यंजन है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा टॉपिक यहां पर समझाया जाए। मेरा प्रयास कैसा लगा, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के सेट्स भी आपको मैं ऐसे ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं और प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।